हाँ, तो देखो ये तो हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, हमने आरएनएस इक्वेशन में पढ़ा था कि वो जो ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है ना, वो हमको देखना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है आपके H2 प्लस I2 2H। कोई भी रिएक्शन है, सपोज मैंने ये इसमें बोल दिया H2 प्लस I2 2H। देखो ये होगा कैसे, मैं इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे ये हाइड्रोजन है आपका, ये आयोडीन है सब, ये आपके आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। अभी HI के बीच बॉन्ड नहीं बना, अभी तो केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के बीच बॉन्ड है और आयोडीन आयोडीन एटम्स के बीच बॉन्ड है। अभी यहाँ बीच में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच कोई बॉन्ड नहीं बना। धीरे धीरे क्या होगा देखो कि ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक होने लग जाएगा और हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड बनने लग जाएगा। ये बीच की स्टेज है, ये बॉन्ड वीक होने लग गया, ये बॉन्ड जो है आपका बनने लग गया, ये बॉन्ड तो वीक होने लग गया और ये वाला जो HI वाला बॉन्ड है बनने लग गया, HI वाला बॉन्ड बनने लग गया और HH के बीच जो बॉन्ड था वीक होने लग गया। और फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली HI मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये जो HH के बीच बॉन्ड था पूरी तरह टूट गया। तो ये जो बीच की स्टेज है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट, ये बीच की जो स्टेज है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट था, दूसरा पेन से लिखता हूँ, दूसरी इंक से लिखता हूँ आपको। ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपका प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट जो फाइनली बना। तो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है या इंटरमीडिएट, जिसे इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो, वो बनता है, उसके थ्रू थ्रू कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अभी तक भी एक्टिवेशन एनर्जी तो नहीं है ये, अभी तक तो क्या है, केवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से इंटरमीडिएट है। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राफ बनाते हैं उससे आपको पता लगेगा। ये तो लिख लिया सबने, देखो ग्राफ बनाते हैं उससे आपको पता लगेगा। ये देखो, और बड़ा कर लगता है। ठीक है,
ये पोटेंशियल एनर्जी है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, किस किस के बीच ग्राफ खींच रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये इनिशियली तो क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट था, और ये जो पीक आया है एनर्जी, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, क्योंकि ये ग्राफ ही किसका है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी कितनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इनिशियली जो रिएक्टेंट था, जब वो रिएक्टेंट था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इतनी। फिर ये जो पीक आया है ये इंटरमीडिएट का पीक आया है। कौन सा पीक आया है? इंटरमीडिएट का, मतलब यह इंटरमीडिएट बन चुका है, देखो इंटरमीडिएट बन गया। फिर फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका इंटरमीडिएट, ये आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सॉरी रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने के लिए जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ना, वो कहलाती है एक्टिवेशन। द एनर्जी required to form intermediate या the energy required to form activated complex from reactant is called activation energy। ये आपकी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली जो लेवल, ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये आपकी क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला लेवल। तो कोई भी रिएक्शन आप कराते हो ना, तो उसमें आपको हाई टेम्परेचर देते हो ना, कभी गर्म करते हो कोई भी चीज, कोई भी आप लैब में आपने कुछ रिएक्शन कराया होगा तो वहां आपने रिएक्शन मिक्सचर को गर्म किया होगा। गर्म क्यों कर रहे हो आप? ताकि एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से प्रोवाइड हो जाए और इंटरमीडिएट फटाफट बन जाए, और फिर फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब आप कहोगे सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक हुआ, तो आप लेवल देख के पता लगा सकते हो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो यानी कौन सा रिएक्शन हो गया? ये वाला रिएक्शन तो एंडोथर्मिक हो गया। अगर मान लो ये यूं नीचे आके रुकता हो और ज्यादा, यहाँ आके रुकता, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। जैसे मान लो मैं अगर, ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला रिएक्शन तो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन क्या है आपके? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस ग्राफ को बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ये जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ग्राफ का नाम क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बनाता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किस किस सिचुएशन में उसकी एनर्जी कितनी कितनी होती है। ठीक है, ये वाला क्या हुआ? डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। आगे लिखो। लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड, the energy required to form activated complex, the energy required to form activated complex is called activation energy। The energy required to form activated complex from reactant लिख लेंगे, from reactant भी लिख लेंगे। The energy required to form activated complex from reactant is called activation energy। अब आप मुझसे बोलोगे, कोई बच्चे भी पूछते हैं कि सर आपने इसको बिल्कुल यहाँ टच क्यों नहीं किया, ये रिएक्टेंट जो था इसको यहाँ टच क्यों नहीं किया?
रिएक्टेंट की एनर्जी तो जीरो होगी। अरे रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो एनर्जी ऑलरेडी रखता है। कोई भी सिस्टम होता है कुछ ना कुछ तो एनर्जी रखता ही है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी है उसकी। तो Yes. अगर हाँ, अगर आप कोई पूछे कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की ऑलरेडी जो एनर्जी है उन वो ये पूरी जो है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये तो लिख लिया आपने, अब मैं आगे आप बताता हूँ आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑलरेडी possessed by reactants. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑलरेडी possessed by reactants. तो मतलब ये वाला जो लेवल है यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला जो लेवल है ये यहां से लेकर ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, जगह हो तो वहां लिख लेना, अदरवाइज समझ गए यहां से लेकर यहां तक। ये वाली तो एनर्जी कौन सी है जो ऑलरेडी पजेस है उसने रिएक्टेंट्स की ऑलरेडी एनर्जी वो है ये वाली तो। और ये वो जो उसको चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने की, जो आप गर्म करके उसको प्रोवाइड करोगे, ये पूरी एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वाली। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक भी हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो आप खुद ही बना सकते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए साहब, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। देख लो, ये रिएक्टेंट है, ये आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी निकल गई, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया है मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया है, खुद ही समझ जाओ। ये वही पोटेंशियल एनर्जी, वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाया है मैंने। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के डेल एच क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए। अब क्योंकि आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन जो होती है, मतलब सपोज मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, पता है वाली चीज? पिछले साल आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, थर्मो में पढ़ा था। if फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगी, या फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगी। ठीक है ना? तो हर उसकी क्या होगी? अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्योंकि ए बी से इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो मतलब दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, फॉरवर्ड के लिए भी बैकवर्ड के लिए भी। ठीक है, तो डेल एच एक रिलेशन है। डेल एच क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला हुआ है ऑलरेडी उन्होंने।
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख लो यार ये चीज। इफ, ये पता ही है आपको, इफ फॉरवर्ड reaction is exo, backward will be endo, vice versa। बताइए बिजनेस आगे पढ़ लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। पहले इसका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें एक पॉइंट और है, देखो वो पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डेल एच। एक्टिवेशन एनर्जी और डेल एच के बीच रिलेशन देखना है, किस किस के लिए, फॉर एन एंडोथर्मिक, फॉर एन एंडोथर्मिक, पहले हम चीज पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जाके देखते हैं, कुछ रटने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, ये देखिए सर, तो अब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बनाता हूँ आपके लिए। देखो ये एंडोथर्मिक है ना, एंडो, क्योंकि जो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो एंडोथर्मिक होगी। ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है ना, है नहीं है। ये जो है आपकी, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। बताइए आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो होता है डेल एच। पढ़ा भी है, डेल एच यही तो निकली है, फिर यही तो यूज हुई है, इतनी एनर्जी निकल गई। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, प्रोडक्ट की इतनी होगी, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, डेल एच पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इतनी बढ़ गई। जहाँ ये डेल एच है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे एक चीज आपके पास निकल के आ रही है, वही आ रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, वो हमेशा डेल एच से ज्यादा ही होगी। और भी ग्राफ आप बना सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज देखने को मिलेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, बीच का बना दिया मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना वो डेल एच से हमेशा ज्यादा ही होगी। तो लिख लो, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल एच। रटना नहीं है, आप खुद भी बना के देख सकते। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, for an endothermic reaction, activation energy is always greater than del H. ठीक है, ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं हम।
अब एक्सोथर्मिक के लिए देखते थे कि क्या होता है। ठीक है साहब, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा साहब? तो यहाँ भी अपन ग्राफ बना बना के देख लेते हैं, फिर अपन को अपने आप डिसाइड करेंगे। ग्राफ बना लेते हैं, थोड़े छोटे बनाते हैं, जगह कम है ना, तो जगह कम है, उस हिसाब से जगह के साथ बनाना है। 3 ग्राफ बनाना है, 3 काफी इसमें आपको मिल जाएगा जो कुछ भी। एक, दो, ठीक है ना? तो बना के देख लेते हैं, देखो एक्सोथर्मिक का बनाना है। तो एक्सोथर्मिक का बनाओगे तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। एक्सो का मतलब क्या होता है, होता है क्या एक्सो का मतलब एक प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। सॉरी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी ना, देख लो एनर्जी निकल गई ना, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। क्या निकल गया है इसमें? तीनों केस हो सकते हैं, तीनों हो सकता है। मतलब यहाँ क्या हो सकता है, ये है, ये आपका डेल एच, ये ग्रेटर है डेल एच। दूसरा केस ये हो सकता है, ये इज लेस देन डेल एच, ये इज इक्वल्स टू डेल एच। तीनों हो सकता है। For an exothermic reaction, all the 3 conditions are possible. देखो, for an exothermic reaction, all the 3 conditions are possible. Exothermic reaction क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, एनर्जी निकल गई तो कम हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। शिव क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। ये तो वही है वैसे, बच्चा भी नहीं है। The activation energy the activation energy of exothermic reaction heat of reaction is 20 kilojoule per mole. Activation energy for the reaction
कितना आएगा सर? ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या दे रखी है? हीट ऑफ रिएक्शन क्या है ये? हीट ऑफ रिएक्शन ये डेल एस दे रखी है। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये डेल एस दे रखी है। अब ये देखो किस प्रकार की रिएक्शन है, चलो एक बार आप पढ़ लो, एक बार आप करो फिर मैं आपको बताऊंगा। 280 280 कहाँ से है? 100 आएगा आंसर, क्योंकि देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये डेल एच जो दे रखा है नेगेटिव में लेना पड़ेगा अपने आप ही आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल एच नेगेटिव होता है, वो आपके लिए लगा के नहीं देगा साइन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए और बी इज 80, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है। हीट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन की 20 किलो जूल पर मोल, ये नेगेटिव है। 100 होगा 100। सर -100 नहीं होगा क्या? नहीं, देखो बता रहा हूँ, डेल एच यहाँ नेगेटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच आपको नेगेटिव लेना है, वो कभी भी साइन लगा के नहीं देगा वो, उसने लिख दिया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साइन आपको खुद ही लगाना पड़ेगा माइनस में। ये देखो ना, हीट ऑफ रिएक्शन, ये डेल एच दे रखा है आपको, रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है, 100 और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की दे रखी है। देखो ये एरो बी की दे रखी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी दे रखी है? 80। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख दिया उसने। अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है यानी डेल एच है, अपने आप आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो जाएगा डेल एच एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डेल एच नेगेटिव अपने आप लेना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 80 हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो पूछ रहा है आपसे, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये 80 + 20 100 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखो, द रेट ऑफ एक्सोकेमिकल रिएक्शन, एक्सो का मतलब एक्सोथर्मिक, द रेट ऑफ एक्सोकेमिकल रिएक्शन सॉरी A+B एरो एक्स, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन स्लो है। सेकंड जो है वो है एक्स एरो ए बी, एक्स फिर वापस ए बी में कन्वर्ट होगी, A+B अलग है और ए बी अलग है, ये फास्ट। तो कोई रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रही है, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट। द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कैन बी बेस्ट described by, तो 4 ग्राफ बनेगा, उसमें से बताना कौन सा ग्राफ होगा इस रिएक्शन की। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट। तो मैं आपके लिए बनाता हूँ, चलो ये बना,
ए बी है, ए प्लस बी फर्स्ट है, ठीक है ना। और दिमाग लगाना हो जाएगा ऐसा कुछ। ए प्लस बी है या फिर ए बी है। ये लेवल बड़ा है इससे, और आखिरी जो लेवल है आपका इसको थोड़ा बड़ा और ऊंचा कर लेंगे, थोड़ा ऊंचा कर लेंगे इसके कंपेरिजन। जल्दी बनाओ थोड़ा। ए बी है, ए प्लस बी, सेव कर लेंगे। एक बार बैक कर दो। अब ये तो बनाओ पहले इसको डायग्राम।